हेलो स्टूडेंट, अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिकल टूल्स, बोले तो मैथ्स फॉर फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने के लिए आवश्यक गणित, उसमें अपन ने त्रिकोणमिति देखा था। आज अपन फिजिक्स पढ़ने के लिए आवश्यक गणित में देखेंगे सदिश राशियां। आज ही नहीं, अगले 5-7 दिन अपन केवल सदिश ही पढ़ेंगे, क्योंकि सदिश एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स का होने के बावजूद भी आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। मीन्स अगर आपका सदिश में कमांड नहीं है तो आप फिजिक्स अच्छे से समझ नहीं कर सकते, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। आप केवल डेरिवेशन को रट पाएंगे और फिजिक्स को रट तो कोई सकता ही नहीं है। इसका अलावा अगर आपको फिजिक्स समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, तो आपको सदिश नाम का चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इवन अभी भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो 10-10, 5-5, 15-15 साल से पढ़ाते हैं, लेकिन वो बिना किताब, बिना रजिस्टर देखे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। उन विचारों को फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, और जैसा मैं बोलता हूं कि फिजिक्स को केवल समझा जा सकता है, याद नहीं किया जा सकता। तो बच्चे तो छोड़ो, टीचर्स भी याद नहीं कर पाते जो 10-10 साल से पढ़ा रहे होते हैं। उनको भी डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स याद नहीं होते, क्योंकि फिजिक्स में एक वर्ड बदलता है, दुनिया चेंज हो जाती है। तो आप समझेंगे तो उस वर्ड का मतलब आपको पता लग जाएगा करना क्या है। इसलिए फिजिक्स को आप समझने की कोशिश की करें, और फिजिक्स समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सदिश राशियां। ठीक है, तो अपन लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था मात्रक एवं विमाएं। वहां पर अपन ने बोला था मात्रक के आधार पर भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा था: मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। यहां पर अपन क्या करेंगे, दिशा की आवश्यकता के आधार पर, दिशा की आवश्यकता के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटेंगे। तो दिशा की आवश्यकता के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया। दिशा की आवश्यकता के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया। एक को बोला अदिश भौतिक राशियां, शॉर्टकट में अदिश राशियां बोल देते हैं, और दूसरी को बोला सदिश भौतिक राशियां, जिसको अपन शॉर्टकट में सदिश राशियां बोल देते हैं। तो दिशा की आवश्यकता के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया। एक को बोला गया अदिश भौतिक राशियां और एक को बोला गया सदिश भौतिक राशियां। अदिश, अदिश बोले तो वे राशियां जो बिना दिशा की होती है, अर्थात वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए उनके केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। क्या कहलाएगी? अदिश भौतिक राशियां। तो अदिश भौतिक राशियां क्या होगी? वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण व मात्रक का ज्ञान होना आवश्यक है। इन भौतिक राशियों के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाएगी? अदिश भौतिक राशियां। उदाहरण के तौर पर जब आप किसी वस्तु का द्रव्यमान नापते हैं, अपना स्वयं का द्रव्यमान नापते हैं, आपसे बोला जाता है आपका मास बताओ। अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें तो अपन से जनरली बोलते हैं कि यार तेरा वेट कितना है। तो भैया लोगों, एक चीज अभी से क्लियर कर लीजिए, वेट और एक होती है मास। वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है। लेकिन अपन प्रैक्टिकली जो डेली लाइफ है उसमें अपन ये बोलते हैं यार तेरा मास कितना, तुम मोटा हो गया, आजकल कितना मास हो गया। तो वो बोलता है यार मैं पहले 60 किलोग्राम का था, मैं 65 किलोग्राम का हो गया। मेरा पहले वेट 60 था, अब कितना हो गया वेट? 70 किलोग्राम हो गया। तो आज से आप क्लियर कर लीजिए, आज के बाद आप वेट बोलना बंद कर दें, क्योंकि वेट होता है भार और मास होता है द्रव्यमान। भार अलग चीज है, भार बल होता है जिसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो आज के बाद आप किसी भी से ये मत पूछिए कि तेरा वेट कितना है, आप उससे पूछिए तेरा भार कितना है, सॉरी तेरा द्रव्यमान कितना है, तेरा मास कितना है। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि यार मेरा जो द्रव्यमान है, मेरा जो मास है, वेट की जगह क्या बोलेंगे? मास। मेरा मास कितना है?
50 किलोग्राम। आपने बोला कि यार मेरा जो द्रव्यमान है, मेरा मास कितना है, 50 किलोग्राम। तो द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए आपने क्या बताया, परिमाण, आंकिक मान और किलोग्राम मात्रक। आज तक आपने कभी बोला कि यार मेरा द्रव्यमान 50 किलोग्राम उत्तर पूर्व दिशा में है। द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए आपने कभी दिशा बोली उत्तर पूर्व या उत्तर या दक्षिण या ऊर्ध्वाधर ऊपर या ऊर्ध्वाधर नीचे? नहीं बोली। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान बताने के लिए आपको केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आप फल फ्रूट लेने गए, आपने कभी बोला कि यार भैया 2 किलो एप्पल या सेब उत्तर दिशा में देना? बोला? नहीं बोला ना। 2 किलो एप्पल उत्तर देना या दक्षिण देना? नहीं बोला ना। आप ये बोलते हो कि 2 किलो एप्पल दे देना या 3 किलोग्राम शक्कर दे देना या 4 किलोग्राम आम दे देना। तो इसका मतलब जब किसी चीज का द्रव्यमान आप प्रदर्शित करते हैं तो उसको प्रदर्शित करने के लिए आपको केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि। इसी तरह से जब आप किसी चीज की लंबाई, ऊंचाई या चौड़ाई नापते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने आपकी हाइट, ऊंचाई नापी, तो आप बोलते हैं यार मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है या 5 फुट 7 इंच है। कभी आपने बोला कि मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच पश्चिम है या उत्तर या दक्षिण है या पूर्व है? बोला? नहीं बोला। क्योंकि लंबाई नापने के लिए, लंबाई को प्रदर्शित करने के लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। तो लंबाई अदिश राशि होगी। इसी तरह से जब आप समय नापते हैं तो आप बोलेंगे यार सर को पढ़ाते पढ़ाते 10 मिनट हुए। आज तक आपने कभी बोला यार सर को पढ़ाते पढ़ाते आधा घंटा या 10 मिनट दक्षिण दिशा में हुए? नहीं बोला ना। क्योंकि समय को प्रदर्शित करने के लिए भी दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्या कहलाती है? अदिश भौतिक राशियां। उदाहरण के तौर पर द्रव्यमान, लंबाई, समय, दूरी, चाल, घनत्व, आयतन, कार्य, ऊर्जा, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध और भी बहुत सारी राशियां। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए आपको केवल परिमाण और मात्रक का ज्ञान होना आवश्यक है, इनके लिए दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। क्या कहलाती है भैया? क्या कहलाती है? अदिश भौतिक राशियां कहलाती है। उदाहरण के तौर पर द्रव्यमान, लंबाई, समय, दूरी, चाल, घनत्व, आयतन, कार्य, ऊर्जा, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारिता आदि। फिर जैसे जैसे अपन आगे फिजिक्स में बढ़ते जाएंगे, अपन को अलग अलग चैप्टर में अलग अलग भौतिक राशियां मिलेंगी। वहां पर अपन देख लेंगे कि वह भौतिक राशि अदिश है कि सदिश है। यहाँ तो मैंने केवल उन्हीं भौतिक राशियों के नाम बोले जो आप बचपन से पढ़कर आते हैं। अब क्या होता है साथ, ये अदिश राशियां है और बहुत सी बार आपको क्या करना पड़ता है, द्रव्यमान में द्रव्यमान जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, द्रव्यमान को लंबाई से गुणा करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो बात आती है कि अदिश भौतिक राशियों को हम किस तरह से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे। तो गजब की बात क्या है, अदिश राशियों को हम साधारण बीज गणित के नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया, गुणा और भाग किया जा सकता है। अर्थात अदिश भौतिक राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने के लिए आपको कोई नई बीज गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो साधारण बीज गणित थी, जो आपने एलकेजी, एचकेजी, फर्स्ट सेकंड में गणित पढ़ी थी, जिस गणित की सहायता से आपने केवल संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना सीखा था, उसी गणित की सहायता से, उसी बीज गणित की सहायता से अपन अदिश राशियों को जोड़, घटा और गुणा और भाग कर सकते हैं। गौर फरमाइएगा, कहना क्या चाह रहा हूं।
आप लोगों ने जब एलकेजी एचकेजी पढ़ी थी, नर्सरी एलकेजी एचकेजी या फर्स्ट पढ़ी थी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, या आपका छोटा भाई बहन हो तो आप उसकी एलकेजी की किताब उठा के देखिएगा, उस एलकेजी की किताब में कभी भी 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम नहीं होगा। वहां पर होगा कि 2 प्लस 5 कितना होता है। मतलब समझिएगा, जब मैं 2 किलोग्राम बोलता हूं तो ये भौतिक राशि हो गई, 5 किलोग्राम बोलता हूं तो ये भौतिक राशि होगी। अब भौतिक राशि हो सकती है अदिश और हो सकता है सदिश हो। तो यहां तो अपन क्या करें, भौतिक राशियों को जोड़ रहे हैं, और यहां केवल अपन क्या करें, संख्याओं को जोड़ रहे हैं कि 2 पेंसिल आपके पास थी, 5 पेंसिल और पापा लेकर आ गए, तो कुल कितनी पेंसिल हुई। यहां अपन ने किसी भौतिक राशि को जोड़ा नहीं है। तो जब अपन नर्सरी एलकेजी नर्सरी में तो नहीं, एलकेजी एचकेजी फर्स्ट सेकंड पढ़ते हैं, तो अपन केवल संख्याओं को जोड़ना सीखते हैं, संख्याओं को घटाना सीखते हैं, संख्याओं को गुणा करना सीखते हैं, संख्याओं को भाग देना सीखते हैं। तो गौर फरमाइएगा, जब आप एलकेजी एचकेजी फर्स्ट में थे तो आपको बुरा हो गया 2 प्लस 5 कितना होता है, तो आप फटाफट इस तरह से डंडे खींच देते थे और आप बोल दिया करते थे कि 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। ध्यान रखिएगा, यहां मैं केवल संख्याओं को जोड़ रहा हूं, 2 प्लस 5 कितना होगा 7 होगा। ठीक, 2 पेंसिल आपके पास थी, 5 पेंसिल पापा ने और दे दी, 7 होगी। अब 7 पेंसिल आपके पास थी, 3 पेंसिल आपने काम ले ली, तो बची कितनी 4। ठीक, एक पेंसिल के एक पैकेट में 10 पेंसिल आती है, आप 3 पैकेट लेकर आ गए तो टोटल कितनी पेंसिल हो गई 30। एक पैकेट में 10 पेंसिल थी, 5 बच्चों को वो पेंसिल बराबर बराबर बांट दी गई, तो अब हर बच्चे को कितनी पेंसिल मिली 2। तो यह अपन ने जो गणित लगाई है, ये केवल संख्याओं को जोड़ने घटाने गुणा और भाग करने के लिए लगाई है। और यही गणित अदिश राशियों को जोड़ने घटाने गुणा करने और भाग देने में उपयोग में आ जाती है। कैसे आ जाती है, आपके पास 2 किलोग्राम एप्पल थे, पापा 5 किलोग्राम एप्पल और लेकर आ गए, तो बताओ अब टोटल कितने एप्पल हुए। तो 2 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम, तो इसको थोड़ा और ढंग से समझ लेते हैं। आज तक किलोग्राम क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो 2 प्लस 5 किलोग्राम कॉमन आ गया, तो 2 प्लस 5 कितना हो गया 7। तो ये कितना हो गया 7 किलोग्राम। तो आपने भी 2 प्लस 5 7 देखा था, तो यहाँ पर भी 2 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम कितना हो गया 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम एप्पल आपके पास थे, 3 किलोग्राम आप लोगों ने खा लिए, तो अब बचे कितने किलोग्राम कॉमन, बचे कितने 7 माइनस 3 बोले तो 4। एक पैकेट के अंदर 10 किलोग्राम एप्पल आए, एक टोकरी लेकर आ गए 10 किलोग्राम की, 3 टोकरी ऐसी लेकर आए, तो टोटल कितने एप्पल आए 30 किलोग्राम। एक पेटी में 10 किलोग्राम एप्पल थे, 5 जनों को ये 10 किलोग्राम एप्पल बराबर बराबर बांट दिए, तो हर को कितने मिले 2 किलोग्राम। तो जो मैथमेटिक्स संख्याओं को जोड़ने घटाने गुणा और भाग करने में आती है, उसी गणित द्वारा हम अदिश राशियों को गुणा भाग जोड़ और घटा सकते हैं। अर्थात अदिश राशियों को जोड़ने घटाने गुणा और भाग करने के लिए आपको कोई नई बीजगणित की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सदिश राशि। सदिश बोले तो दिशा सही मीन्स वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण एवं मात्रक के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। वे भौतिक राशियां क्या कहलाएगी, सदिश भौतिक राशियां कहलाएगी। अर्थात इन भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण तथा मात्रक के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाएगी, सदिश भौतिक राशियां। अर्थात जब इन भौतिक राशियों को आप प्रदर्शित करेंगे और अगर आप इसमें दिशा मेंशन नहीं करेंगे कि दिशा क्या है, तो जब आप दिशा प्रदर्शित नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि यार इस भौतिक राशि के बारे में पूरी जानकारी नहीं है,
अधूरी जानकारी, कुछ न कुछ चीज छूटी हुई है, तो वहां पर आप जब दिशा बताएंगे तभी उस भौतिक राशि के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए भौतिक राशि स्थिति, गौर फरमाइएगा, स्थिति भी क्या है? भौतिक राशि। जब आप किसी भी चीज की स्थिति बताते हैं तो स्थिति भौतिक राशि है। अब आप गौर फरमाइएगा, आप सब स्कूल आए या कोचिंग आए तो आपने कहा कि नए नए दोस्त मिले, 11 में पहली बार आ रहे हैं अपन लोग, नए नए दोस्त मिले, आपके दोस्त ए ने आपसे कहा, आपके दोस्त ए ने आपसे कहा कि यार तेरा रजिस्टर दे देना मेरे को, मैं कल नहीं आया था, मैं नोट्स डिक्टेट कर लूंगा। अब जब कोई नोट्स मांगता, रजिस्टर मांगता है तो आप बोलेंगे यार मैं तो अभी पढ़ूंगा, तो बोलेगा यार कब पढ़ेगा? कि यार मैं दिन को पढ़ूंगा। तो वो उसने, आपके दोस्त ए ने कहा कि ठीक है तू दिन को पढ़ लेना, शाम को आ जाऊंगा लेने। अब आपके पास कोई जवाब ही नहीं रहा, तो आपने कहा कि नहीं यार ठीक है चल शाम को आ जाना। तो आपके दोस्त ए ने आपसे कहा कि ठीक है मैं शाम को आपके घर आ जाऊंगा, अब आप आपका घर बता दो, आपका घर कहाँ है? तो अगर आप बोलते हो कि यार मेरा घर यहां से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, मेरा घर स्कूल से, या आप कोचिंग में बैठे हो तो कोचिंग से, मेरा घर स्कूल या इस कोचिंग से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, आप शाम को आ जाना और रजिस्टर ले जाना। तो क्या आपका फ्रेंड आपके घर पर पहुंच पाएगा क्या? कि पहुंच पाएगा क्या? आपके घर की स्थिति बताने के लिए, आपके घर की स्थिति बताने के लिए आपने कहा मेरा घर यहां से 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, तो 2 तो परिमाण, किलोमीटर मात्रक, तो स्थिति बताने के लिए आपने परिमाण और मात्रक का उपयोग कर लिया। लेकिन क्या आपके फ्रेंड को आपके घर की एक्चुअल स्थिति पता लग जाएगी क्या? नहीं पता लगेगी, क्योंकि इसको ये नहीं पता लगेगा कि मेरे को 2 किलोमीटर इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर कि इधर, इधर कि इधर, कि किधर की तरफ 2 किलोमीटर जाऊं। तो आपका फ्रेंड आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि मेरा घर यहां से 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है। जनरली अपन ये नहीं बोलते कि 2 किलोमीटर पूर्व में, अपन बोलते हैं कि यहां से 2 किलोमीटर है, तो अपन बोलते हैं कि ऐसा करना, उस रास्ते पे आना, फिर उस रास्ते से सीधा सीधा जाना, वहां पर एक पान की बोड़ी आएगी, फिर पान की बोड़ी पर लेफ्ट टर्न कर लेना, फिर वहां 4-5 घर के बाद राइट हैंड टर्न आएगा, उसके तीसरा चौथा मकान हमारा घर है। अपन जनरली ऐसे बताते हैं, लेकिन साइंस का स्टूडेंट कैसे बताएगा? वो बताएगा कि मेरा घर 2 किलोमीटर पूर्व या उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में किधर, तो वो दिशा के हिसाब से बोलेगा कि आपको किस दिशा में चलना है। वो साइंस का स्टूडेंट तो ऐसे बोलेगा जनरली, लेकिन अपन लोग यूं बोलते हैं कि 2 किलोमीटर वहां पर मतलब यहाँ से पहले नीचे इस रोड पे जाना, फिर लेफ्ट टर्न करना, फिर राइट टर्न करना, अपन इस तरह से समझाते हैं। तो लेकिन उसमें अपन क्या बताते हैं? दिशा तो बताते ही हैं। तो इसका मतलब किसी भी चीज की स्थिति बताने के लिए आपको परिमाण मात्रक के साथ साथ क्या बतानी पड़ेगी? दिशा भी बतानी पड़ेगी। अर्थात स्थिति क्या है? सदिश राशि। तो वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है, ऐसी भौतिक राशियां क्या कहलाती है? सदिश भौतिक राशियां। उदाहरण के तौर पर स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल आघूर्ण आदि, और भी बहुत सारी है। ये मैंने अगेन थोड़े बहुत उदाहरण है वो बोले जो आपको पता है पहले से ही। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है, क्या कहलाएगी? सदिश भौतिक राशियां। अर्थात सदिश भौतिक राशियों को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ साथ आपको
दिशा भी लिखनी पड़ेगी। और यही एक बड़ी वजह है कि जब हम दो सदिश राशियों को जोड़ने जाते हैं, जैसे मान लीजिए दो सदिश राशियां हैं P और Q, इनको हम जोड़ने गए कि P और Q को जोड़ते हैं क्या होगा, तो भैया P सदिश राशि है, P सदिश राशि है तो इसमें परिमाण मात्रा के साथ साथ दिशा भी होगी। Q भी सदिश राशि है, इसमें भी परिमाण मात्रा के साथ साथ दिशा होगी। तो भैया हमको परिमाण मात्रा के साथ साथ क्या जोड़नी पड़ेगी, दिशा भी जोड़नी पड़ेगी। और दिशाओं को जोड़ना तो हमको आता नहीं, मतलब समझिएगा, मान लीजिए P बल है 10 न्यूटन पूर्व दिशा में, Q भी बल है 5 न्यूटन उत्तर दिशा में। तो अगर ये यहाँ केवल 10 न्यूटन और 5 न्यूटन होता तो मैं न्यूटन कॉमन ले लेता, 10 + 5 और खटाखट कितना जाता 15 न्यूटन। लेकिन यहाँ 10 न्यूटन पूरब है और 5 न्यूटन उत्तर है, तो न्यूटन तो चाहे अभी भी मैं कॉमन ले लूंगा, लेकिन भैया लोगों 10 पूर्व और 5 उत्तर को कैसे ऐड करूं? 10 और 5 को तो ऐड कर सकता हूं, लेकिन 10 पूरब और 5 उत्तर को ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना तो मैंने सीखा ही नहीं है। मैंने संख्याओं को ऐड करना सीखा है, लेकिन मैंने दिशाओं को ऐड करना नहीं सीखा। इसी तरह से जब मैं इसको घटाऊंगा तो मैं दिशाओं को घटाना भी मैंने नहीं सीखा है। तो इसका मतलब क्या है, सदिश राशियों को हम साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा ना तो जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं और नहीं गुणा कर सकते हैं, क्योंकि साधारण बीजगणित में तो 10 + 5 हमेशा 15 होता है, लेकिन यहाँ 10 पूरब + 5 उत्तर 15 नहीं होगा। √125 आएगा, साथ साथ दिशा भी आएगी। √125 का मतलब 11 पॉइंट समथिंग। तो 10 और 5 को जोड़ने गए लेकिन 15 नहीं आया, क्योंकि यहाँ 10 और 5 नहीं जुड़ रहे, 10 के साथ दिशा और 5 के साथ भी दिशा है। और यही वजह है कि यहाँ जोड़ने के लिए साधारण बीजगणित नहीं लगेगी, यहाँ जोड़ने के लिए हमको एक अलग से बीजगणित पढ़नी पड़ेगी, जिसको हम बोलेंगे सदिश बीजगणित। अर्थात सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती है जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही साथ सदिश राशियां सदिश बीजगणित के नियमों का, सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको आगे की बात बताऊं, हो सकता है आपके बाउंसर चल जाए। बहुत सी बार आप ऐसी राशि देखेंगे जिसमें को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा की आवश्यकता भी होगी, लेकिन फिर भी वे भौतिक राशियां सदिश भौतिक राशियां नहीं कहलाएगी, क्योंकि उनको जब जुड़ती या घटती है तो उनको साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। वे सदिश बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करेगी, तो वे राशियां सदिश राशियां वे राशियां दिशा होते हुए भी क्या कहलाएगी, अदिश राशियां। जनरली सदिश राशियों की परिभाषा क्या बोल दी जाती है कि वे राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण मात्रा के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है, सदिश राशियां कहलाती है। लेकिन एक्चुअल में ये डेफिनेशन पूरा डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि सदिश राशियां होने के साथ के लिए परिमाण मात्रा के साथ दिशा तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ वे सदिश बीजगणित के नियमों का पालन भी करनी चाहिए। क्योंकि सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करने का मतलब जब हम उन्हें जोड़े अथवा घटाए तो उनमें दिशाओं का भी इफेक्ट आता है। दिशाओं का कैसे इफेक्ट आता है कि अगर मान लीजिए ये Q P 10 पूरब है और Q भी 5 पूर्व न्यूटन होता, तो इसका आंसर आता 15 न्यूटन पूरब। लेकिन अगर ये 5 न्यूटन उत्तर है तो ये आएगा √125 न्यूटन। और अगर ये 5 न्यूटन पश्चिम है, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा, 5 न्यूटन पूरब।
तो गौर फरमाइएगा क्या कहना चाह रहा हूं। P 10 न्यूटन पूरब है और अगर मैं Q 5 न्यूटन पूर्व करता हूं तो आंसर आएगा 15 न्यूटन। 5 न्यूटन उत्तर करता हूं तो आंसर आएगा अंडर रूट 125। 5 न्यूटन पश्चिम करता हूं तो आंसर आएगा 5 न्यूटन। तो गजब की बात पता है क्या है, मैं P को चेंज नहीं करा, मैं Q के परिमाण को भी चेंज नहीं करा, मैं Q की केवल क्या चेंज कर रहा हूं, दिशा। और इस दिशा को चेंज करते ही प्राप्त होने वाली राशि का मान भी बदल जाता है। जब ये पूरब है तो 15, जब ये उत्तर है तो अंडर रूट 125, जब ये पश्चिम है तो आंसर आया 5। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जोड़ने जब आप दो सदिश राशियों को जोड़ेंगे तो प्राप्त होने वाली राशि का मान इनके परिमाण पर तो निर्भर करेगा ही करेगा कि इन दोनों का मान कितना है, साथ साथ इनकी दिशा पर भी निर्भर करेगा। मीन्स एक की दिशा बदल देंगे तो प्राप्त होने वाली राशि का मान बदल जाएगा। तो चूंकि सदिश राशियों में परिमाण एवं मात्रा के साथ साथ दिशा होती है, इस वजह से सदिश राशियों को साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा न तो जोड़ा जा सकता है, न ही घटाया जा सकता और न ही गुणा किया जा सकता है। सदिश राशियों को जोड़ने, घटाने और गुणा करने के लिए हमको क्या पढ़नी पड़ेगी, सदिश बीजगणित पढ़नी पड़ेगी। तो हम इस पूरे चैप्टर में अगले 7-8 दिन हम सदिश राशियों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना ही सीखेंगे। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना तो हम बचपन से सीखता है, लेकिन वो केवल संख्या को या अदिश राशियों को ही जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखता है। यहाँ अपन पहली बार दिशाओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखेंगे। और मैं आपको एक हिंट दे दूं, क्या हिंट दे दूं कि बल क्या बताई, सदिश राशि। और अगर मेरी फिजिक्स की परिभाषा देखूं तो प्रकृति में पाए जाने वाले बलों का अध्ययन करना ही, प्रकृति में पाए जाने वाले बलों का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। अर्थात पूरी फिजिक्स में लमसम हर चैप्टर में बल आएगा, और हर चैप्टर में बल आएगा तो बल चूंकि सदिश राशि है तो जहां वहां पर आपको बलों को जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो बलों को हम साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा न जोड़ सकते, न गुणा कर सकते, न ही घटा सकते हैं। तो बलों को बोले तो सदिश राशियों को जोड़ने, घटाने और गुणा करने के लिए सदिश बीजगणित के नियमों का आपको उपयोग करना पड़ेगा। तो अपन अगले 5-7-8 दिन सदिश राशियों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखेंगे। बोले तो सदिश बीजगणित पढ़ेंगे। लेकिन जब मेरी फिजिक्स आएगी, ये तो मैथ्स का पोर्शन है, लेकिन जब मेरी फिजिक्स आएगी तो उस फिजिक्स में वो कभी नहीं बोलेगा कि इन दो सदिश को जोड़ो, इन दो सदिश को घटाओ। वो बोलेगा कि एक कार प्रारंभ में 5 मीटर पर सेकंड पूर्व दिशा में चल रही है, 10 सेकंड बाद इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड उत्तर दिशा में हो जाता है। बताइए वेग में परिवर्तन। तो आप बोलेंगे ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग। इसको घटाएंगे तो 10 मीटर पर सेकंड पूर्व माइनस 5 मीटर पर सेकंड उत्तर। तो पता लगा चूंकि वेग सदिश राशि है तो परिमाण मात्रा के साथ साथ यहाँ क्या होगी, दिशा भी घटेगी। और दिशा भी घटेगी तो इसको घटाने के लिए हम साधारण बीजगणित नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, सदिश बीजगणित। बच्चे क्या करते हैं, जब वो बोलता है कि कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से पूरब में, उत्तर में चलने लग जाती है 10 सेकंड बाद उत्तर में चलने लग गई 5 मीटर पर सेकंड से, बताओ वेग में परिवर्तन। चूंकि अपन 10-12 साल अदिश राशियों को ही घटाते जोड़ते आए, तो अधिकांश बच्चे क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड था, बाद का वेग कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो वेग में परिवर्तन क्या कर देंगे, इसमें से इसको या इसमें से इसको घटा देंगे और आंसर घटाकर क्या लिख देंगे, 5 मीटर पर सेकंड। गौर फरमाइएगा ये वेग है और वेग है तो वेग को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण मात्रा के साथ साथ क्या होनी चाहिए, दिशा। और 99% बच्चे दिशा लिखना भूल जाते हैं और सीधा सीधा घटाते हैं। लेकिन जब आप इसको पूरब और इसको पश्चिम लिखेंगे
और जब आप इसको घटाएंगे तो आपके पास अगेन आंसर आएगा अंडर 125 बोले तो 11 पॉइंट समथिंग। तो गजब की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा भी घटेगी। तो मेरी फिजिक्स में आगे जाकर कभी नहीं बोलेगा दो सदिशों को घटाओ, क्योंकि जब सदिश बोल देता है तब तो दिमाग में आ जाता है सदिश गणित लगेगी। लेकिन मेरी फिजिक्स में बोलेगा बताओ वेग में परिवर्तन बताओ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वेग चूंकि सदिश राशि है अर्थात इसको घटाने के लिए मेरे को सदिश बीजगणित उपयोग में लेना पड़ेगा। वो आपसे बोलेगा कि पहले संवेग इतना था बाद में इतना हो गया, तो संवेग में परिवर्तन बताओ, संवेग में परिवर्तन बताओ। तो जब आप संवेग घटाने लगेंगे तो दिमाग में आना चाहिए कि अरे संवेग सदिश राशि है और संवेग सदिश राशि है तो इसको घटाने के लिए या जोड़ने के लिए साधारण बीजगणित नहीं आएगी, सदिश बीजगणित का उपयोग होगा। तो मेरी फिजिक्स में कहीं सदिश नहीं बोला जाता, तो बच्चे भूल जाते हैं दिशा लगाना, और दिशा लगाना भूल जाते हैं तो वो साधारण बीजगणित से घटा देते हैं, और घटा देते तो यहाँ क्या हो जाता है गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ 10 + 5 हमेशा 15 नहीं होता, क्योंकि ये इनका योग इनके परिमाण पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ साथ इनकी दिशा पर भी निर्भर करेगा। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद क्या है? तो इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद ये है कि सदिश राशियों को साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा न तो जोड़ा जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता, नहीं गुणा किया जा सकता है। इसलिए सदिश राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने के लिए हमको सदिश बीजगणित पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। अब बात करते हैं सदिश सदिश राशियों का सांकेतिक प्रदर्शन। मीन सदिश राशियों को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो सदिश राशियों को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं, एक तो ग्राफिकल और एक मैथमेटिकल या इन राइटिंग लिखने के तरीके में। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्राफी विधि। सदिश राशियों को प्रदर्शित करने की दो विधि है, एक तो गणितीय और एक ग्राफी विधि। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्राफी विधि। तो किसी भी सदिश को हम एक तीर द्वारा, किसी भी सदिश को हम एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए ये तीर खींच दिया, तीर खींचने का मतलब एक रेखा खींची, उस रेखा पर ये बाण लगा दिया। ठीक, तो हम किसी भी सदिश को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तीर की लंबाई, तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को प्रदर्शित करती है, और तीर पर लगा चिन्ह सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो हम किसी भी सदिश को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
तीर की लंबाई, सदिश के तीर की लंबाई बोले तो यहां से यहां तक की ये लंबाई है, ये सदिश के परिमाण को बताएगी। अगर मतलब तीर बड़ा है तो परिमाण ज्यादा है, तीर छोटा है तो परिमाण कम है। और इस तीर का जो ये चिन्ह है यह क्या बताएगा, सदिश की दिशा को बताएगा। क्या बताएगा, सदिश की दिशा को बताएगा। अब जहां से आपने, जिस बिंदु से आपने ये तीर खींचना शुरू किया है, यह बिंदु क्या कहलाएगा, प्रारंभिक बिंदु, जिसको अपन टेल या पूंछ भी बोल सकते हैं। और जहां पर आपने ये तीर का चिन्ह लगा रखा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, अंतिम बिंदु। क्या बोलेंगे, अंतिम बिंदु या सिर या फिर हेड। तो जहां से अपन ने तीर खींचना शुरू किया वो तो प्रारंभिक बिंदु है, और जहां पर आपने ये तीर का चिन्ह लगा रखा है वो अंतिम बिंदु या हेड है। अब अपन देखते हैं कि आखिरकार हम किस प्रकार से किसी भौतिक राशि को, किसी सदिश राशि को ग्राफिक विधि द्वारा एक तीर से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए एक वस्तु है, इस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल मैंने लगाया है, ये नॉर्थ है, ये मैंने क्या करा, किसी वस्तु पर बल लगाया 20 न्यूटन उत्तर पूर्व दिशा में। बल चूंकि सदिश राशि है, इसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और मात्रा के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो बल का परिमाण तो 20 मात्रक न्यूटन होता है और दिशा क्या है, उत्तर पूर्व। अब आपसे बोला गया कि इस बल को ग्राफी विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही बल को ग्राफी विधि द्वारा प्रदर्शित कर दिया था, तो ये तो मेरे को सिखाना था, इसलिए मैंने उसको रब कर दिया वापस। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल कितना है, 20 न्यूटन उत्तर पूर्व। तो सबसे पहले तो अपन दिशा बनाते हैं। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। बोले तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। जैसे ही हम लोग बोले तो टीचर लोग बोर्ड पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बनाते हैं। बहुत से बच्चे इस बात को गलत मतलब समझ लेते हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं उत्तर किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, और दक्षिण नीचे की तरफ है। नहीं भैया, नहीं भैया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहां पर होते हैं, क्षैतिज तल पर। कहां पर होते हैं, क्षैतिज तल पर। अब ये क्षैतिज तल क्या बला होती है, पृथ्वी के समानांतर जो तल होगा, पृथ्वी के समानांतर जो भी सतह होगी, पृथ्वी के समानांतर जो भी सतह होगी, वे सभी सतह क्या कहलाएगी, क्षैतिज तल कहलाएगी। तो ये भी क्षैतिज तल है, ये भी क्षैतिज तल है, ये भी क्षैतिज तल है, इस कमरे की छत भी क्षैतिज तल है, फर्श भी क्षैतिज तल है। क्योंकि जो भी पृथ्वी की सतह के समानांतर होगा वह क्या होगा, क्षैतिज तल। तो वो चारों दिशाएं जो उत्तर पूरब, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम होती है, वो इसी क्षैतिज तल पर मिलेगी। अब इस पर किधर मिलेगी, तो अपन क्या करेंगे, जिस दिशा से, जिधर की तरफ से सूर्य उदय होता है उस तरफ मुंह रख के खड़े हो जाएंगे। तो अपन जानते हैं कि सूरज किधर की तरफ से उदय होता है, पूरब की तरफ से। तो हम लोग सूरज के उगने की दिशा में सामने खड़े हो गए। तो हमारे जो सामने वो पूरब दिशा है, पीछे वाली पीठ की पीछे वाली दिशा वो कौन सी दिशा है, पश्चिम। लेफ्ट हैंड साइड वाली उत्तर है और राइट हैंड साइड वाली दक्षिण है। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये चारों दिशाएं क्या है, इसी क्षैतिज तल पर है। और पृथ्वी की सतह के जो लंबवत तल होता है, पृथ्वी की सतह के जो लंबवत तल होता है, जैसे ये वाला तल, ये वाला तल, ये वाला तल, ये तल क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वाधर तल। तो जो पृथ्वी की सतह के समानांतर है वो तो क्षैतिज तल हो गए, और जो सतह के लंबवत तल है वो कौन से तल हो गए, ऊर्ध्वाधर तल। तो फर्श और छत तो क्षैतिज तल हो गए, लेकिन ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार कौन से तल हो गए,
ऊर्ध्वाधर तल। तो मेरा बोर्ड कौन से तल पर है? ऊर्ध्वाधर तल पर। मेरे पास यहाँ क्षैतिज तल नहीं है, मैं यहाँ पर लाइन नहीं खींच सकता, तो लाइन तो मेरे को इसी ऊर्ध्वाधर तल पर खींचनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, नॉर्थ ऊपर की तरफ और साउथ नीचे की तरफ नहीं है। ये जो सतह के लंबवत ऊपर की तरफ जाते हैं इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा बोलते हैं, और पृथ्वी की सतह के लंबवत नीचे की तरफ जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, क्लियर है? तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। अब मेरे को बल को प्रदर्शित करना है, और किस विधि द्वारा बताना है? ग्राफी विधि द्वारा। ग्राफी विधि बोलती है कि बल को हम एक तीर द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और तीर की लंबाई क्या बताएगी? सदिश के परिमाण को। तो मेरे को इस बल को प्रदर्शित करने के लिए तीर खींचना पड़ेगा, और तीर की तो क्या आएगी? लंबाई, जिसका मात्रक क्या होगा? मीटर या सेंटीमीटर। तो यहां पर मेरे को एक स्केल लेना पड़ेगा, पैमाना लेना पड़ेगा, और मैंने पैमाना लिया कि मेरे तीर की 1 सेंटीमीटर लंबाई 4 न्यूटन बल को प्रदर्शित करिए। अर्थात अगर मैं 1 सेंटीमीटर लंबा तीर खींचता हूं तो इसका मतलब वो कितना न्यूटन होगा? 4 न्यूटन। बल के मान कितना है? 20 न्यूटन, और मैंने पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 4 न्यूटन। तो 20 न्यूटन को प्रदर्शित करने के लिए मेरे को कितनी लंबाई का तीर खींचना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर का, और वो भी कौन सी दिशा में खींचना पड़ेगा? उत्तर पूर्व दिशा में। तो मैं क्या करूंगा? एक स्केल की सहायता से ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक तीर खींच दूंगा। ये एरो लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये एरो नहीं लगाएंगे तब तक ये तीर हुआ ही नहीं, और जब तक ये तीर नहीं हुआ तो हमको नहीं पता लगेगा कि सदिश की दिशा इधर की तरफ है कि इधर की तरफ है, क्योंकि एक रेखा पर 2 दिशाएं होती है, ये ईस्ट है, और अगर इधर लगाया तो ये वेस्ट है। तो अगर मैंने ये तीर नहीं बनाया तो मेरे को पता ही नहीं लगेगा कि सदिश किस दिशा में है। तो बिना इस एरो के ये सदिश नहीं बनेगा। तो मैंने ये 5 सेंटीमीटर 1 2 3 4 और ये 5 सेंटीमीटर का एक तीर खींच दिया। तो यह तीर क्या बताएगा? 20 न्यूटन बल उत्तर पूर्व दिशा में। कैसे बताएगा? आप इसको रब कर दें, मिटा दें। आपके पास ये डायग्राम बना पड़ा है, आपके पास ये डायग्राम बना पड़ा है। तो आपने इस डायग्राम में देखा कि यार पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 4 न्यूटन। अब आपने खटाखट स्केल निकाला, और इस स्केल से इस तीर की लंबाई देखी कितनी? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आई तो आप बोलेंगे 1 सेंटीमीटर में 4, तो 5 सेंटीमीटर में कितना हो गया? 20 न्यूटन। ये तो केवल परिमाण आया है। अब इस एरो से देखेंगे दिशा किधर जा रही है, तो दिशा किधर किधर जा रही है? उत्तर और पूर्व के बीच में। तो इसकी दिशा क्या है? उत्तर पूर्व। चूंकि न्यूटन है तो न्यूटन किसका मात्रक? बल का मात्रक। तो इसी डायग्राम के आधार पर मैं बोल सकता हूं कि यह तीर बल को प्रदर्शित कर रहा है, जिसका परिमाण 20 न्यूटन है, और दिशा किधर की तरफ है? उत्तर पूर्व दिशा में। तो हम सदिश राशियों को 2 तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक तो ग्राफी विधि और एक गणितीय विधि। तो ग्राफी विधि में हम क्या करेंगे? एक सदिश को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को बताएगी, और तीर पर लगा चिन्ह क्या बताएगा? सदिश की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जिस बिंदु से आपने तीर खींचा वह सदिश का प्रारंभिक बिंदु है, और जिस पर तीर लगा हुआ है, एरो हेड लगा हुआ है, वो उसका क्या कहलाएगा? अंतिम बिंदु। अब गणितीय विधि द्वारा हम सदिश को कैसे बताएंगे? गणितीय या राइटिंग में बोल सकते हैं, लिखित रूप में बोल सकते हैं। तो किसी भी सदिश को बेसिकली क्या होता है? हम किसी भी भौतिक राशि को हमेशा क्या करते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट से बताते हैं, अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों से बताते हैं। उदाहरण के तौर पे द्रव्यमान को हम m से बताते हैं, लंबाई को l से बताते हैं, समय को t से बताते हैं, वेग को v से बताते हैं, बल को F से बताते हैं, संवेग को p से बताते हैं, कार्य को w से बताते हैं, ठीक है, एनर्जी को, ऊर्जा को E से बताते हैं। तो सामान्य तौर पर हम कोई सी भी भौतिक राशि है उसको हम लिखित रूप से, गणितीय रूप से अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
अब अगर मैं सिंपल सारी भौतिक राशियों को इस तरह से लिख दूं, सारी भौतिक राशियों को इस तरह से लिख दूं, तो इस लिखने के इस तरीके में ये पता नहीं लग पाएगा कि किस भौतिक राशि में परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा है और किस भौतिक राशि में केवल परिमाण और मात्रक है। तो हम चाहते हैं कि देखते ही पता लग जाए कि यार इसके साथ साथ तो परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा है और इसके साथ केवल परिमाण और मात्रक है। तो दोनों का में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सदिश राशियों को अंग्रेजी के अक्षरों के ऊपर कैपिटल लेटर्स के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित करेंगे। तो जब हम इस तरह से प्रदर्शित करेंगे तो यहां पता लग जाएगा कि ये वह भौतिक राशि है जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है, और यह भौतिक राशि वह है जिसको प्रदर्शित करने के लिए केवल हमको परिमाण और मात्रक की जरूरत पड़ेगी। तो जिस अक्षर के ऊपर तीर लगा हुआ है इसका मतलब वो क्या है, सदिश राशि है, और इसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और मात्रक के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो सदिश राशियों को अंग्रेजी के अक्षरों के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित करेंगे और इनको कैसे बोलेंगे, एफ वेक्टर, पी वेक्टर, क्योंकि सदिश को अंग्रेजी में बोला जाता है वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो भैया लोगों, सदिश राशियां दो चीजों का बंडल है। सदिश राशियां दो चीजों का बंडल है। मैं सदिश राशियों को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता पड़ती है, और यही वजह है कि चूंकि एक गट्ठर है परिमाण और दिशा का, इसलिए सदिश राशियों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि यहाँ 10 और 5 केवल 10 और 5 ही नहीं जुड़ते, 10 के साथ दिशा होती है और 5 के साथ भी दिशा होती है, और दिशा पूरा गेम बदल देती है। इस वजह से जब हम सदिश राशियों को आगे जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इस बंडल को सोल्व करने के लिए, क्योंकि ये बंडल है, गट्ठर है, दो चीजों का, परिमाण और दिशाओं का, तो हम क्या करते हैं, इस बंडल को अलग अलग कर लेते हैं, परिमाण अलग कर लेते हैं और दिशा अलग कर लेते हैं। तो बहुत सी बार हमको सदिश राशि के केवल परिमाण को प्रदर्शित करने की जरूरत पड़ती है। तो किसी भी सदिश राशि के परिमाण को हम कैसे बताएंगे, तो भैया एफ वेक्टर, ये सदिश राशि है, इसके परिमाण को हम केवल एफ या मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर, जिसको बोलेंगे एफ वेक्टर का मापांक, जिसको हम क्या बोलेंगे, एफ वेक्टर का मापांक। तो किसी भी सदिश राशि के परिमाण को प्रदर्शित करने का दो तरीका है। आप या एक काम तो ये कर सकते हैं, उस अंग्रेजी अल्फाबेट के ऊपर जो तीर लगा है उस तीर को हटा दो, तीर को हटाते दिशा हटने का मतलब अब इसको प्रदर्शित करने के लिए केवल किसकी जरूरत है, परिमाण की। और अगर आपने कहा नहीं हम तो वेक्टर लगा के रखेंगे, तो इस तरह से दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दीजिए ताकि ये पता लगेगा एफ वेक्टर का मापांक का मतलब परिमाण। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने बोला था कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल 20 न्यूटन उत्तर पूर्व है, तो मैं अगर उसको लिखता तो मैं लिखूंगा एफ वेक्टर इक्वल टू 20 न्यूटन उत्तर पूर्व। गौर फरमाइएगा, जब मैंने एफ वेक्टर लिखा है तो यहाँ परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा भी आएगी। ऐसा नहीं करते कि आपने इधर तो लिखा एफ वेक्टर, उधर लिखा 20 न्यूटन। अरे भैया, इधर सदिश राशि तो इधर भी सदिश राशि होनी चाहिए। सदिश राशि होने का मतलब परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा होनी चाहिए। तो ये उत्तर पूर्व है। अब अगर मेरे को केवल बल के परिमाण की आवश्यकता पड़ी, तो मैं इस एफ वेक्टर के परिमाण को सिंपल एफ लिख दूंगा, या क्या लिख दूंगा, मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर। और जब ये मॉडुलस ऑफ एफ वेक्टर लिखूंगा तो यहाँ केवल क्या लिखूंगा, 20 न्यूटन। अब यहाँ दिशा प्रदर्शित नहीं करूंगा,
तो किसी भी सदिश राशि, उदाहरण के तौर पर ए वेक्टर का अगर मेरे को परिमाण लिखना है तो मैं सिंपल ए लिखूंगा या मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर लिख दूंगा। ठीक है भैया लोगों, तो चलिए आज इतना सा पढ़ते हैं, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।